इस वीडियो में हम इंटीग्रल 7.1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में हमने 1 to 5 तक के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम 5 से आगे यानी 6, 7, 8 ऐसे करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इनमें से हम उन क्वेश्चनों को आपके लिए वर्क के लिए छोड़ देंगे जो क्वेश्चंस सिमिलर हों, एक जैसे हों या एक पैटर्न वाले हों। तो आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं, एक्सरसाइज नंबर 7.1 का। एक्सरसाइज 7.1 ये NCERT है, पहले ही बता चुका हूँ। NCERT बुक से लिया गया है। अभी छठा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जहाँ क्वेश्चन है इंटीग्रल ऑफ 4 × e⁻3x + 1 विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसमें आप देख रहे होंगे दो टर्म्स हैं, ठीक है, 2 टर्म्स हैं, तो दोनों के अलग अलग हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ चुके हैं। प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग हम इसका अलग इंटीग्रल करेंगे और इसका अलग इंटीग्रल करेंगे। तो प्रॉपर्टीज़ के आधार पे हम ये कह सकते हैं इंटीग्रल ऑफ 4 e⁻3x विद रिस्पेक्ट टू x प्लस इंटीग्रल ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू x। तो दोनों ही पद अलग अलग इंटीग्रेट हम करेंगे। तो इंटीग्रल यहाँ फाइंड आउट करेंगे, तो प्रॉपर्टीज़ के ही आधार पे हमने जो प्रॉपर्टीज़ 5 प्रॉपर्टीज़ आपको बताया है कि जो यहाँ कांस्टेंट रहता है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं मल्टीप्लाई या डिवाइड के रूप में। तो ये 4 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा। इंटीग्रल ऑफ e⁻3x विद रिस्पेक्ट टू x प्लस 1 का इंटीग्रल x के सापेक्ष या x के रिस्पेक्ट में होता है x, और एक ही बार हम यहाँ एक कांस्टेंट लिख देंगे। दोनों कांस्टेंट अलग अलग ना लिख के, इसके लिए अलग और इसके लिए अलग कांस्टेंट ना लिख करके दोनों के लिए एक ही बार कांस्टेंट c लिख देंगे। आप चाहें तो C1 C2 लिख सकते हैं, लेकिन फिर C1 C2 को ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके फिर से ही होगा, तो इसलिए हमने एक ही बार कांस्टेंट लिख दिया होगा। यहाँ हम जब इसका इंटीग्रल करेंगे तो आपको पता है कि e⁻x का जो इंटीग्रल होता है वो e⁻x ही होता है ना। और अभी हम इंटीग्रेट करेंगे या इंटीग्रल फाइंड आउट करेंगे e⁻3x का। तो चूँकि हम ये जानते हैं कि e⁻3x का जो डिफरेंशियल होता है वो होता है 3e⁻3x। इसका डिफरेंशियल फाइंड आउट करते हैं। तो अब इसका इंटीग्रल करेंगे दोनों पक्षों का, तो दोनों पक्षों का इंटीग्रल करेंगे तो डिफरेंशियल से इंटीग्रल समाप्त हो जाएगा या कैंसिल हो जाएगा। डिफरेंशियल से इंटीग्रल कैंसिल हो जाएगा और यहाँ होगा e⁻3x इज इक्वल टू, यहाँ होगा इंटीग्रल ऑफ 3e⁻3x विद रिस्पेक्ट टू x। अभी 3 को प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग हम बाहर ले लेते हैं और 3 को फिर इधर ट्रांसपोज कर लेंगे। 1/3 होगा और e⁻3x इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ e⁻3x विद रिस्पेक्ट टू x। ऐसा हम पीछे क्वेश्चन में कर चुके हैं, तीसरे क्वेश्चन में ऐसा हम कर चुके हैं, सॉल्व कर चुके हैं। तो e⁻3x का इंटीग्रल x के रिस्पेक्ट में 1/3 e⁻3x होता है। अब यहाँ हमें याद रखना होगा कि अगर यहाँ e पे पावर अगर कुछ ऐसा है, जैसे कि मान लीजिए 4x ऐसा करके कुछ है, तो ये जो है वो बाई में आ जाता है, कुछ इस तरह से है अगर, या यूँ कह लीजिए e⁻ax है और इसका इंटीग्रल फाइंड आउट करें तो 1/a e⁻ax होगा, है ना। ये हमेशा याद रखेंगे, आगे आपको काम आएगा। ये एक तरह से फॉर्मूला समझ लीजिए। तो उसको हम फॉलो करते हुए ये 3 को बाई में लिख देंगे, 4 पहले से ही था, 4/3 e⁻3x हो जाएगा और प्लस x और प्लस c। तो ये इंटीग्रल हो गया इस फंक्शन का। फंक्शन 4e⁻3x + 1 फंक्शन का ये वैल्यू है और इस फंक्शन का इंटीग्रल x के रिस्पेक्ट में हुआ 4/3 e⁻3x + x + c। तो मुझे लगता है ये आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ हमने जो किया हुआ है ये इन्वर्स प्रॉपर्टीज़ के आधार पे, क्योंकि हम जानते हैं डेरिवेटिव इंटीग्रल का इन्वर्स प्रोसेस होता है और इंटीग्रल डेरिवेटिव का इन्वर्स प्रोसेस होता है। तो इसलिए हमने यहाँ ऐसे उस इन्वर्स प्रोसेस के या उस इन्वर्स प्रॉपर्टीज़ के आधार पे हमने यहाँ फाइंड आउट किया हुआ है। और अभी आप यहाँ ऐसे ही करेंगे, आगे चल के हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। फिलहाल तो हम इन्वर्स प्रॉपर्टीज़ के आधार पर कर रहे हैं। अब अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है इंटीग्रल ऑफ x⁻2 × 1 - 1/x² विद रिस्पेक्ट टू x। अभी यहाँ हम ये देख रहे हैं दो पद है, जब तक कि ये इसका मल्टीप्लाई ना करें फिर ये एक अलग फंक्शन, ये अलग फंक्शन है। चूँकि ये दोनों ही अलजेब्रिक फंक्शन है तो इसलिए इनको जो है मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना, ताकि हम मल्टीप्लाई करके और फिर इनके 2 पार्ट कर सकें। तो यहाँ हम लिखेंगे और इंटीग्रल ऑफ x² से 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, x² होगा, माइनस 1/x² है, x² × 1/x² मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, x² से x² कैंसिल होगा और बचेगा यहाँ 1 बच जाएगा, तो यहाँ 1 लिख देंगे। अब चूँकि डेनोमिनेटर में कुछ लिखना नहीं है तो ऐसे लिख लेंगे और विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रल ऑफ x² - 1 विद रिस्पेक्ट टू x। यानी कहने का मतलब कि इस
टर्म को हमने मल्टीप्लाई करके और इस टर्म के रूप में चेंज कर लिया। अब हम आगे इसको सॉल्व करेंगे तो हम ये जानते हैं प्रॉपर्टीज़ के आधार पे कि इसके जितने भी टर्म्स होते हैं सबके अलग अलग इंटीग्रल फाइंड आउट करते हैं। तो इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और इसको अलजेब्रिक फंक्शन के आधार पे करेंगे तो 1/2 + 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और -1 का इंटीग्रल एट एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स ही होगा और दोनों का कांस्टेंट एक ही साथ सी लिख लेंगे, यहाँ होगा और 1/3 एक्स पावर 3 माइनस एक्स प्लस सी। तो ये हुआ इंटीग्रल एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1/x स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट में 1/3 एक्स पावर 3 माइनस एक्स प्लस सी, इसका इंटीग्रल हुआ। तो ये हमारे 2 क्वेश्चन हो गए। अब अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। अगले जो क्वेश्चन है 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 8 में मैं हेल्प कर देता हूँ, वो आप खुद ही सॉल्व कर सकेंगे। इसमें 3 टर्म्स हैं, है ना। इसका इंटीग्रल करेंगे, a बाहर आ जाएगा और x पावर 2 होगा। x पावर 2 का इंटीग्रल अभी हमने यहाँ किया हुआ है, x पावर 2 का इंटीग्रल, तो वैसे ही करेंगे। फिर यहाँ x का इंटीग्रल, तो x का इंटीग्रल भी वैसे ही करेंगे पावर के आधार पे। 1 पावर है, 1/1 + 1 2 हो जाएगा। और इसका करेंगे c का, तो c बाहर आ जाएगा। 1 का इंटीग्रल करेंगे वैसे ही जैसे यहाँ, क्योंकि c × 1 होगा तो c बाहर आ जाएगा मल्टीप्लाई के रूप में, और 1 का इंटीग्रल करेंगे तो x हो जाएगा, तो cx हो जाएगा। तो मैं ये बता सकता हूँ आपका ये इंटीग्रल होगा a/3 x पावर 3 प्लस b/2 x पावर 2 प्लस cx होगा इसका इंटीग्रल। और आप इसको 3 टर्म में करके, 3 जैसे टर्म है अलग अलग सबको इंटीग्रेट करेंगे तीनों टर्म को, तो ये कर लेंगे। ये आपका हो गया टास्क, ठीक है। अभी अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9 में x पावर 2 x पावर 2 है, तो इसको ऐसे ही इंटीग्रेट करेंगे जैसे यहाँ a x पावर 2 को किया आपने। 2 बाहर आ जाएगा और x पावर 2 होगा, 2 बाहर गुणा के रूप में आ जाएगा, मतलब यहाँ भी 2 पद हैं, दोनों पदों को अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे ऐसे करके। इंटीग्रल ऑफ 2x पावर 2, इंटीग्रल ऑफ 2x पावर 2 प्लस विद रिस्पेक्ट टू x प्लस इंटीग्रल ऑफ e पावर x विद रिस्पेक्ट टू x। तो e पावर x का इंटीग्रल e पावर x ही होगा, और इसका इंटीग्रल करेंगे तो 2/1 इसमें ऐड करके तब बाई में लिखते हैं, तो 2/3 होगा, x पावर 3 हो जाएगा। तो इसका भी इंटीग्रल फाइंड आउट करेंगे, ये भी टास्क हो गया। मैंने हेल्प कर दिया, उसमें आप इसको आप सॉल्व कर लेंगे। और यहाँ जो ये है इसको a माइनस बी होल पावर 2 या होल स्क्वायर ऑफ a माइनस बी पे पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। √x और 1/√x को, इसको a मान लेंगे, इसको भी मान लेंगे, और पहले इसका एक्सपेंसन कर लेंगे। एक्सपेंसन कर लेंगे तो इसमें 3 टर्म होंगे, a² प्लस b² और -2ab, और तीनों टर्म को अलग अलग इंटीग्रेट कर लेंगे। a² करेंगे तो रूट यहाँ से कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से, b² करेंगे प्लस में तो यहाँ भी रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, है ना। 1/x का इंटीग्रल आप जानते हैं log x होता है, तो इसका log x दूसरे टर्म का हो जाएगा। तीसरे टर्म में 2ab होगा, 2ab जब आप करेंगे तो 2 × √x या √x इंटू 1/√x जब होगा तो x से x कैंसिल हो जाएगा, √x से √x कैंसिल हो जाएगा, और 2 × 1 2 बचेगा, और 2 का इंटीग्रल आप जानते हैं 2x होता है ना। तो इस तरह से इसका आप इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो ये तीनों क्वेश्चन टास्क के रूप में होंगे, ये भी आपका टास्क हो गया। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 11 to 13 एक जैसे हैं, तो उनमें से कोई एक सॉल्व कर देते हैं ताकि बाकी आप 2 सॉल्व कर सकें। अगले क्वेश्चन 11 to 13 एक जैसे आप यहाँ देख पा रहे होंगे, इंटीग्रल ऑफ x पावर 3 प्लस 5x पावर 2 माइनस 4 होल बाई x पावर 2 विद रिस्पेक्ट टू x। जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, इंटीग्रल ऑफ x पावर 3 प्लस 3x प्लस 4 होल बाई √x विद रिस्पेक्ट टू x। और क्वेश्चन नंबर 13 है इंटीग्रल ऑफ x पावर 3 माइनस x² माइनस x माइनस 1 होल बाई x माइनस 1 विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये तीनों क्वेश्चन लगभग एक जैसे हैं। लास्ट वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा वेरिएशन है, और लास्ट वाले क्वेश्चन में यहाँ पॉजिटिव साइन है, थोड़ा सा वेरिएशन है, उसको भी हम हिंट कर देंगे। इनमें से कोई एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं और बाकी 2 क्वेश्चन टास्क के लिए रहेगा। इनमें से आप चाहें तो ये क्वेश्चन या ये, इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन लेते हैं। तो चूँकि यहाँ रूट है और रूट की वजह से बहुतों को परेशानी होती है, तो हम यही क्वेश्चन चुनते हैं। हालांकि रूट का मतलब हो जाता है, अगर ऐसे बिना किसी रूट पावर के रूट है तो रूट का मतलब पावर 1/2 होता है, तो x की पावर 1/2 होगा। जैसे यहाँ x की पावर 2 है, वहाँ x की पावर 1/2 होगा। अब ये जो डिनोमिनेटर है वो सबका है, सबके लिए, सबके न्यूमरेटर के सभी टर्म्स के साथ, सभी पदों के साथ इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे इंटीग्रल ऑफ x पावर 3 बाई √x को डायरेक्ट हम लिख देते हैं x पावर 1/2 विद रिस्पेक्ट टू x। बांटते चलते हैं और आप सबका अलग अलग सेपरेट इंटीग्रल
करते जाते हैं। फिर प्लस है, पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव यहाँ साइन दे देंगे। फिर इंटीग्रल ऑफ 3x बाई अंडर रूट एक्स को डायरेक्टली मैंने कहा x पावर 1/2 आप लिख सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, और प्लस इंटीग्रल 4/x पावर 1/2 विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ चूँकि आधार सेम है, इसका भी बेस x है और इसका भी बेस x है, दोनों के बेस सेम है तो, और ये दोनों एक दूसरे से डिवाइड के रूप में कनेक्ट है और भाग के रूप में संबंधित है, तो इनके घातों को घटा लिया जाता है लॉ ऑफ इंडेक्स से या लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से। तो यहाँ हम 3 - 1/2 करें तो 2 3 6 होगा, 6 से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 होगा, 5/2 होगा। यानी इसको सॉल्व करने के बाद हमें मिलता है इंटीग्रल ऑफ x पावर 5/2 विद रिस्पेक्ट टू x। वैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पावर 1 है और यहाँ पावर हाफ है। यहाँ हम 3 को सबसे पहले यहाँ मल्टीप्लाई में 3 है तो 3 को इंटीग्रल से बाहर मल्टीप्लाई के रूप में लिख लेंगे, और यहाँ x पावर 1 और x पावर हाफ या 1/2 है तो 1/2 से 1 से 1/2 सब्ट्रैक्ट होगा तो 1/2 ही है। 1 - 1/2 इज इक्वल टू होगा 1/2। 2 1 2, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ 1, 1/2 होगा। तो यहाँ हो जाएगा x पावर 1/2 विद रिस्पेक्ट टू x, प्लस ये इसको ऊपर की तरफ लिख लेंगे तो 4 तो पहले मल्टीप्लाई के रूप में आ जाएगा और ये न्यूमरेटर में जाएगा तो इसके पावर जो है नेगेटिव साइन में चेंज हो जाएंगे, मतलब इसके पावर का जो साइन पॉजिटिव है वो साइन नेगेटिव हो जाएगा। आप ये जानते हैं कि अगर हम x पावर a है और इसको चाहे 1/x पावर a लिखना तो माइनस a लिखना पड़ेगा, और अगर 1/x पावर a है अगर इसको x पावर a लिखना है तो माइनस a के रूप में, यानी कि साइन चेंज हो जाता है पावर का। अगर न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में ले जाते हैं पूरे के पूरे टर्म को, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाते हैं तो पावर का साइन चेंज पॉजिटिव नेगेटिव बदल जाता है, नेगेटिव पॉजिटिव बदल जाता है, चेंज हो जाता है। अब यहाँ अलजेब्रिक रूल फॉलो करेंगे, 1/ इसको पावर n मान लेंगे तो n + 1 होता है तो 5/2 + 1 और इंटू x पावर 5/2 + 1 होगा, प्लस 3/1/2 + 1 और इंटू x पावर 1/2 + 1 होगा, प्लस 4 इंटू -1/2 + 1 और इंटू x पावर -1/2 + 1, और सबके लिए एक ही बार हम एक कांस्टेंट c लिख देंगे तीनों पदों के लिए, C1 C2 C3 एक ही बार यहाँ c लिख लेंगे ताकि तीनों का इंटीग्रल कांस्टेंट वहाँ एक ही साथ लिखा जा सके। अब यहाँ इसको सॉल्व करेंगे, 1/2 1 × 2, 2 एकम 2 होगा, 2 और 5 7 हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा, 1/7/2 होगा जिसमें मेन जो बटा है वो ये है, ठीक है, मेन बटा याद रहे। जब यहाँ 5/2 और 1 को ऐड किया तो 7/2 हुआ, तो यहाँ भी 7/2 होगा तो यहाँ लिख देंगे 7/2, प्लस यहाँ होगा हाफ और 1 3/2 हो जाता है ऐड करने पर, यहाँ भी 3/2 होगा हाफ और 1 को ऐड करने पर, प्लस यहाँ ऐड जब करेंगे तो 2 1 × 2, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ 1, 1/2 होगा यहाँ पे, यानी हाफ से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हाफ ही होगा, और पॉजिटिव साइन 1 के साथ है तो यहाँ पॉजिटिव साइन होगा। x पावर यहाँ भी 1/2 हो जाएगा, जब यहाँ 1/2 हुआ तो सेम यहाँ भी वही है तो 1/2 ही होगा यहाँ, और प्लस c होगा। अब आगे यहाँ जो मेन बट्टा है यहाँ हाथ रखते हैं और उंगली रखते हैं यहाँ और इसको पलट देते हैं तो ये ऊपर चला जाता है, तो 2 1 जार कितना होगा 2 और y कितना होगा 7, x पावर यहाँ 7/2 होगा, प्लस यहाँ भी वैसे ही पलट लेंगे, ये ऊपर चला जाएगा, 3 2 जार 6, 3 2 जार 6 और बाई 3 3 2 जार 6, तो 2 टाइम में डिवाइड हो जाएगा, एट लास्ट हमें 2 मिल जाएगा, है ना। यहाँ हम यूँ भी कर सकते हैं, 3 1 जार 3, 3 1 जार 3 और ये ऊपर चला जाएगा, 2 1 जार 2 और बाई 1 होगा, बाई 1 का कुछ लिखना नहीं पड़ता है, बाई में 1 छोड़ सकते हैं, यहाँ 3/2 होगा x पावर, और यहाँ 4 2 जार 8 हो जाएगा, बाई 1 होगा तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, x पावर 1/2 और प्लस हो जाएगा c। तो ये हो गया इंटीग्रल ऑफ x पावर 3 + 3x + 4 होल बाई अंडर रूट x का x के रिस्पेक्ट में, तो ये पूरा इंटीग्रल हुआ। ऐसे ही यहाँ भी करेंगे, इस पद के साथ इस पद के साथ इस पद के साथ इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, और डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद सबका अलग अलग साइन के साथ, जैसे यहाँ पॉजिटिव है या नेगेटिव तो पॉजिटिव नेगेटिव दे करके, और सबका अलग अलग इंटीग्रल फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन भी आप इस क्वेश्चन के बेसिस पे कर सकते हैं। अब रही बात इस क्वेश्चन की, इसमें चूंकि 2 पद है तो इसके लिए क्या करें, सबसे पहले ये देखते हैं कि जो न्यूमरेटर है वो क्या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से किसी तरह से डिवाइड हो जाने वाला है या नहीं है। तो इसको फैक्टराइज करेंगे, जिससे बाद में पता चलेगा फैक्टराइज करने के बाद कि ये इसमें एक इसका गुणनखंड इसके बराबर होगा। और यहाँ तो हम ये देख पा रहे हैं कि अगर इसको फैक्टराइज करें तो x - 1 होल पावर 3 मतलब होल पावर 3 ऑफ x - 1, अगर इसको हम फैक्टराइज करें
फैक्टर करें इसका तो इतना होगा, और यहाँ 1 टाइम x माइनस 1 है तो x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम x माइनस 1 बच जाएगा, है ना। तो या तो आप ऐसे कर सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट इसका डिवाइड कर दें, है ना। तो इस तरह के जो क्वेश्चन हैं वो यदि ये इसको पूरी तरह से डिवाइड कर पाता है तब तो अभी तक जितना हमारे पास तरीका, हमारे पास जो भी तरीका है उस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अन्यथा अगर पूरी तरह से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता है तो हम यहाँ इसको वैसे नहीं सॉल्व कर पाएंगे जो तरीके अभी हमारे पास हैं। इसके लिए हमें कुछ अलग तरीकों की ज़रूरत होती है। आगे आप इंटीग्रल के 3 रूल जानेंगे, पार्शियल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और बाई पार्ट मेथड। तो वहाँ आप जाके मेथड सीखेंगे, फिर जाके आप उसको सॉल्व कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पहले हम देख लेते हैं ये इससे डिविजिबल है कि नहीं। तो अभी मैंने बताया कि आप छोटी कक्षाओं में क्लास 8 में a माइनस बी का होल क्यूब सॉल्व किए होंगे, तो वहाँ बहुत बार ये सॉल्व किए होंगे आप, और ये अगर आपको ठीक ढंग से याद होगा तो ये इसके बराबर होता है। और इसकी वजह से यहाँ हम लिख सकते हैं x माइनस 1 होल पावर 3 बाई x माइनस 1 विद रिस्पेक्ट टू x। ये कैंसिल हो जाएगा, ये 1 टाइम है और ये 3 टाइम है, कैंसिल होगा तो 2 टाइम बच जाएगा x माइनस 1, और यहाँ इसलिए लिख देंगे x माइनस 1 होल पावर 2 विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसका इंटीग्रल करेंगे तो आप इसका एक्सपेंशन फिर से कर लें। एक्सपेंड करने के बाद आपको 3 टर्म्स मिल जाएंगे, तीनों टर्म्स को अलग अलग इंटीग्रेट कर लेंगे, ठीक है। तीनों ही एल्जेब्रिक, तीनों अलग अलग टर्म भी, और या ये खुद ही एक एल्जेब्रिक फंक्शन है, तो इसको आप सॉल्व करना जानते हैं। जैसे यहाँ हमने सॉल्व किया हुआ है वैसे आप यहाँ सॉल्व कर लेंगे। या फिर दूसरा तरीका है इसका, इससे डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड करने के बाद आपको जो मिलेगा वो डायरेक्ट इतना मिल जाएगा, आपको फॉर्मूले पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है ना। तो आपके पास 2 तरीके हैं, इन दोनों तरीकों में से किसी तरीके को यूज करके और आप इसको सॉल्व कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको इससे डिवाइड कर लेंगे, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से डिवाइड कर लेंगे, और डिवाइड करने के बाद जो हमारा क्वोटिएंट बचेगा यानी भागफल बचेगा, उस भागफल को हम अलग अलग पदों में, जितने भी पद होंगे अलग अलग हम उनको प्रॉपर्टीज़ के आधार पर, हमने इंडेफिनिट इंटीग्रल के प्रॉपर्टीज़ पढ़े हुए हैं कि चाहे जितने भी टर्म हो सबको अलग अलग करके हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। वही मल्टीप्लाई में ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन है, योग या अंतर है, तो वहाँ अलग अलग हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो ये 3 क्वेश्चन हो गए, जिसमें आपको ये क्वेश्चन टास्क के रूप में मिल गया, यहाँ मैंने थोड़ा हिंट भी दे दिया आपको, और ये क्वेश्चन टास्क के रूप में है, और ये क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 15 से 18 तक के क्वेश्चन, है ना। उसमें कितने क्वेश्चन आपको हल करना है और कितने मुझे हल करना है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है इंटीग्रल ऑफ रूट एक्स और अंडर रूट एक्स इंटू 3x पावर 2 प्लस 2x प्लस 3 विद रिस्पेक्ट टू x। क्वेश्चन नंबर 16 है इंटीग्रल ऑफ 2x माइनस 3 cos x प्लस e पावर x विद रिस्पेक्ट टू x। और क्वेश्चन नंबर 17 है इंटीग्रल ऑफ 2x पावर 2 माइनस 3 sin x प्लस 5 अंडर रूट x विद रिस्पेक्ट टू x। और क्वेश्चन नंबर जो 18 है पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर बेसिस है, तो ये क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20 ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो अभी क्वेश्चन नंबर 18 को हम यहाँ ऐसे ही रहने देते हैं। पहले हम क्वेश्चन नंबर 14 टू क्वेश्चन नंबर 17 को समझने का प्रयास करते हैं। पिछले क्वेश्चन में क्या था कि ax² प्लस bx प्लस c इस टाइप का अलजेब्रिक फंक्शन देके, और बाई में या तो x दे दिया हुआ था या रूट x दे दिया हुआ था, मतलब डिवाइड करने के लिए किया हुआ था, या फिर x माइनस 1 में एक में था, ऐसा भी था। तो हमने अलग अलग, या तो इसको इससे 2 पद के थे तो डिवाइड करके मैंने बताया, या फिर यहाँ बताया 1 पद का था तो इसका भी डिवाइड करके इसका इससे और इसका इससे डिवाइड करके हमने बता दिया ऐसा करेंगे। यहाँ उसका ठीक उल्टा है, यहाँ डिवाइड में ये था फंक्शन और यहाँ आप देख रहे हैं मल्टीप्लाई के रूप में। तो आप इसका मल्टीप्लाई इस टर्म से भी करेंगे और आप इसका मल्टीप्लाई इस टर्म से भी कर लेंगे। और रूट एक्स से परेशान ना होंगे आप, रूट एक्स को x पावर 1/2 मान लेंगे, जैसा कि हमने इसके पिछले वाले क्वेश्चन में किया था। 1/2 मान के और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ x पावर 1/2 विद रिस्पेक्ट टू x। यानी अलग भी कर लेंगे, दोनों काम कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई भी कर लेंगे और फिर से दोनों के लिए अलग अलग दोनों को इंटीग्रेट भी करेंगे, इंटीग्रल भी दोनों का अलग अलग फाइंड आउट करेंगे। बीच में माइनस है तो माइनस, अब इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 1 पावर है, यहाँ हाफ पावर है, हाफ पावर और 1 पावर 3/2 पावर हो जाएगा, मतलब 3 हाफ हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा, कहने का मतलब। तो 3 हाफ हो जाएगा और इसको भी आप अलग इंटीग्रेट कर लेंगे। अब ये दोनों ही अलजेब्रिक फंक्शन हो गए और इसका फॉर्मूला होता है 1/n+1 इंटू एक्स पावर n+1। इस फॉर्मूले पे इन दोनों को ही इंटीग्रेट कर लेंगे, ठीक है। ऐसे यहाँ भी है, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे कर लेंगे, तीनों टर्म का मल्टीप्लाई कर लेंगे, जिसकी वजह से यहाँ हो जाएगा 3 इंटीग्रल ऑफ 3x पावर 2 है, 2 और हाफ ऐड करेंगे तो 5 हाफ हो जाएगा, है ना, पावर ऐड करेंगे तो, और प्लस इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 है, 1 और हाफ 3 हाफ हो जाएगा, 2 इंटू एक्स पावर 3 हाफ, प्लस इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x पावर हाफ, है ना, और विद रिस्पेक्ट टू x। अब इन तीनों के अलग अलग इंटीग्रल फाइंड आउट कर लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द एल्जेब्रिक फंक्शन, फॉर्मूला ऑफ एल्जेब्रिक फंक्शन ऑफ इंटीग्रल। इंटीग्रल के
अलजेब्रिक फंक्शन वाले फॉर्मूले के आधार पर आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ऐसे ही यहाँ क्वेश्चन नंबर 16 जो है, 16 नंबर क्वेश्चन में हम ये देख रहे हैं कि ये अलजेब्रिक फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना। तो इन तीनों को अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ इंडेफिनिट इंटीग्रल के प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे आप इसको लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ 2x विद रिस्पेक्ट टू x, माइनस है तो माइनस, फिर इंटीग्रल ऑफ 3 cos x विद रिस्पेक्ट टू x, और फिर प्लस है तो प्लस इंटीग्रल ऑफ e पावर x विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसका अलजेब्रिक के आधार पे करेंगे, इसका ट्रिग्नोमेट्रिक के आधार पे, और इसका एक्सपोनेंशियल, जो कि हम दूसरे वीडियो में, इंट्रोडक्शन वीडियो के बाद वाले वीडियो में हमने कुछ जो इंटीग्रल बताए थे 5 तरह के फंक्शन के, अलजेब्रिक फंक्शन के, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, लॉगरिथमिक फंक्शन के और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के। तो सेकंड वीडियो में हमने फॉर्मूला डाला हुआ है पूरा 5 तरह के फंक्शंस जो हैं, अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इन 5 तरह के फंक्शंस के हमने इंटीग्रल करना आपको बताया, और उस बेसिस पर आप इनको इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ कर भी लेते हैं, 2 बाई एक्स पावर 1 है ना, तो 1 पावर 2 पावर के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, एक पावर बढ़ जाता है, यहाँ प्लस 2 पावर 2 हो जाएगा, माइनस यहाँ 3 है तो 3, कॉस का जब इंटीग्रल करते हैं तो कॉस का इंटीग्रल जो है साइन एक्स होता है, और प्लस है तो प्लस ई पावर एक्स का इंटीग्रल ई पावर एक्स ही हो जाता है। और एक ही बार तीनों के लिए इंटीग्रल कांस्टेंट दे देंगे, यहाँ C1 C2 C3 ना लिख करके डायरेक्ट यहाँ के लिख देंगे, C लिख देंगे, और यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक्स पावर 2 हो जाएगा, माइनस 3 साइन एक्स प्लस ई पावर एक्स प्लस सी, ये हो गया इंटीग्रल इसका, है ना। ऐसे ही जब वो कर लिया आपने तो ये तीनों का अलग अलग आप इंटीग्रल फाइंड आउट कर लेंगे, यहाँ अलजेब्रिक फंक्शन के आधार पर, यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के आधार पे, यहाँ वापस फिर अलजेब्रिक फंक्शन के आधार पे। ये 3 फंक्शन अलग अलग हैं, तीनों फंक्शन के अलग अलग इंटीग्रल फाइंड आउट कर लेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। 18, 19 और 20 ये तीनों क्वेश्चन जो है पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर बेसिस है। अब क्वेश्चन नंबर 18 करके देख लेते हैं, ताकि 19 और 20 के लिए हमारे पास एक आधार हो जाए। तो हम इसका मल्टीप्लाई इससे भी करेंगे और इससे भी, दोनों ही टर्म से करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन लॉ द्वारा। तो इसको करेंगे तो यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सेक एक्स इंटू 10x विद रिस्पेक्ट टू x। अब चूंकि 2 टर्म है इनके, तो दोनों टर्म के अलग अलग इंटीग्रल फाइंड आउट कर सकते हैं। इनडेफिनिट इंटीग्रल के प्रॉपर्टीज़ के आधार पे हम देख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू x प्लस है तो प्लस इंटीग्रल ऑफ सेक एक्स इंटू 10x विद रिस्पेक्ट टू x। अब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल होता है 10, जो कि आप पहले से जानते हैं, और सेक एक्स इंटू 10x का इंटीग्रल होता है सेक एक्स। तो इनके अलग अलग इंटीग्रल हो गया, और प्लस में सी दे देंगे, है ना। तो आपको ट्रिग्नोमेट्री अगर आता है थोड़ा बहुत, इसमें अभी ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ तो हुआ नहीं है ना, केवल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इंटीग्रल से हमने इसको सॉल्व कर दिया। ट्रिग्नोमेट्री का यहाँ कहीं इसमें यूज नहीं हुआ। लेकिन आगे क्वेश्चन जो 19 और 20 देखते हैं उसमें कहीं ट्रिग्नोमेट्री का अगर यूज होता है तो पहले ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर लेते हैं, ताकि वो फंक्शन ऐसा हो जाए या इस रूप में हो जाए, इस फॉर्म में हो जाए कि उसका इंटीग्रल करना आसान हो जाए। जैसे कि अभी ऐसे इंटीग्रल फाइंड आउट करते तो नहीं हो पाता, लेकिन जैसे हमने मल्टीप्लाई किया सेक स्क्वायर हो गया। सेक स्क्वायर का इंटीग्रल कितना होता है हम ये जानते हैं, 10 होता है, और यहाँ मल्टीप्लाई करने के बाद सेक इंटू 10 हो गया, तो इसका इंटीग्रल सेक एक्स होता है। तो यहाँ मल्टीप्लाई करते ही हमें वो फंक्शन दिख गए जिन फंक्शन को हमने इंटीग्रेट करना हमने पिछले वीडियो में सीख लिया हुआ है ना। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 18 ऐसे सॉल्व हो जाएगा। मैंने थोड़ा सॉल्व कर लिया, बाकी आगे आप लिख लेंगे, यहाँ 10 यहाँ सेक, है ना, और प्लस बाद में सी। क्वेश्चन नंबर 19 और 20 देखते हैं। तो ये इससे पहले मैं आपको बता दूँ, ये टास्क हो गया आपका, और ये भी आगे आपको सॉल्व करना है, तो ये भी टास्क हो गया। इसमें हिंट मैंने दे दिया आपको, और ये तो मैंने सॉल्व भी कर दिया, और ये भी क्वेश्चन टास्क के रूप में हो गया। तो ये टास्क वाले क्वेश्चन हो गए, और बाकी क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया। अगला क्वेश्चन नंबर 19, इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स बाई कॉसेक स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और क्वेश्चन नंबर 20 है इंटीग्रल ऑफ 2 माइनस 3 साइन एक्स होल बाई कॉस स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इन दोनों ही क्वेश्चन में डायरेक्टली जो फॉर्मूला इंटीग्रल के ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रल के जो फॉर्मूले हैं वो दोनों में से किसी पे अप्लाई नहीं हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ अगर केवल सेक होता, सेक स्क्वायर एक्स होता तो हम 10 लिख सकते थे, लेकिन इसके बटे में यहाँ एक खिलौना झुला दिया हुआ है कॉसेक स्क्वायर एक्स, है ना। अब इसको लेके खेलते रहो। और यहाँ भी अगर केवल साइन होता तो हम इन दोनों टर्म को अलग अलग कर लेते, इसको अलजेब्रिक फंक्शन के आधार पे और इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के आधार पे। यहाँ भी वैसे ही कर दिया हुआ है कॉस स्क्वायर एक्स। तो फिर यहाँ हमें डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं मिल रहा है, या फॉर्मूले की बेसिस पर ये डायरेक्टली नहीं मिल रहा है, तो इसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक से सॉल्व करके और फॉर्मूले की तरफ ले जाएंगे, है ना। तो इसके लिए आप लिख लेंगे इसको 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स, और इसको लिख सकते हैं बाई
कॉसेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब आप ये पूछ सकते हैं कि ऐसा आपने क्यों किया, मतलब आपके मन में ये प्रश्न आ सकता है, पूछ कैसे सकते हैं, लाइव क्लासेस तो है नहीं पूछ सकते हैं। मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि हमने अचानक ऐसा क्यों लिख दिया, क्योंकि इसको इंटीग्रेट करने से पहले मेरे दिमाग में ये प्लान आया कि इसको हम ऐसा क्या करें कि ये जो है या तो सेक स्क्वायर एक्स में हो जाए, क्योंकि इसका इंटीग्रल फाइंड आउट करना आसान है, 10x होगा, ठीक है, या फिर ये कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाए। अब चूँकि यहाँ दोनों ही है ना, और यहाँ हम ऐसा कर नहीं सकते कि इसका अलग इंटीग्रल कर लें और इसका अलग इंटीग्रल कर लें। अगर ये दो टर्म के रूप में होते, सेक स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर के रूप में होते एक्स के रूप में, तो हम दोनों का अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के आधार पे, इंडेफिनिट इंटीग्रल के प्रॉपर्टीज़ के आधार पे कर लेते। अब बाई में है या मल्टीप्लाई में, इनको कर नहीं सकते हैं, अलग अलग इंटीग्रल कर नहीं सकते हैं। तो मैं ये देख रहा था कि अगर हम इसको सॉल्व करें तो सेक जो है इन्वर्स होता है, सेक जो है वो 1 बाई कॉस के बराबर होता है और कॉसेक जो है 1 बाई साइन के बराबर होता है। अभी ऐसा कर लेने से ये न्यूमरेटर में चला जाएगा और ये कॉस इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, जिसकी वजह से ये 10 बन जाएगा। 10 का भी हमारे पास नहीं है, लेकिन हम ये जानते हैं कि tan स्क्वायर एक्स बराबर होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, इतना होता है। और सेक स्क्वायर का हम इंटीग्रल फाइंड आउट करना जानते हैं, 1 का भी जानते हैं, 1 का अलजेब्रिक फंक्शन के आधार पे हो जाएगा। तो इसलिए मैंने वो सोच करके मैं इसको यहाँ तक ले जाना चाहता हूँ, इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को मैं tan स्क्वायर तक ले जाना चाहता हूँ, जिसके लिए मैंने ऐसा किया। अगर मैं चाहता तो डायरेक्ट मैं tan स्क्वायर भी लिख देता, क्योंकि इसका मतलब भी 10 ही होता है ना। तो सबसे पहले, लेकिन ज़्यादा प्रचलित है साइन एक्स बाई कॉस एक्स इज इक्वल टू 10, ये ज़्यादा प्रचलित है 10x, तो इसलिए मैं उसको उधर की तरफ से, मतलब वैसे ही मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो अभी ये मैंने बताया था, जब ऐसे आ जाए कि a बाई बी और बाई सी बाई डी, तो मेन बट्टे पे उंगली रख के और इसका पूंछ, इसको पूंछ बोलेंगे, इसको हेड बोलेंगे, पूंछ को पलट देंगे, पूंछ चला जाएगा हेड पे और ये दोनों जो है बीच का पोर्शन एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएगा, और ये जब कनेक्ट होगा तो मल्टीप्लाई के रूप में कनेक्ट होगा। तो ऐसे यहाँ भी होगा, साइन स्क्वायर का 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो साइन स्क्वायर एक्स ही होगा, और कॉस स्क्वायर एक्स का मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसके बाद इन दोनों का स्क्वायर आप चाहें तो लिख सकते हैं साइन एक्स बाई कॉस एक्स होल पावर 2, क्योंकि आप ये जानते हैं a पावर 2 बाई बी पावर 2 इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं a बाई बी होल पावर 2, ऐसा लिखा जा सकता है, ये एक्सपोनेंट के लॉ के आधार पे या फिर इंडेक्स के लॉ के आधार पे। तो यहाँ भी वैसे ही हमने किया, साइन बाई कॉस इज इक्वल टू 10 होता है, जैसा कि मैंने यहाँ आपको बताया था। तो यहाँ हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। tan स्क्वायर का हम डायरेक्टली इंटीग्रल फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को यूज करेंगे, और हम ये जानते हैं tan स्क्वायर एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब सेक में क्यों तोड़ेंगे, क्योंकि हम ये पहले से जानते हैं कि सेक स्क्वायर का जो इंटीग्रल होता है वो 10 होता है ना, 10x होता है। तो इसलिए हम यहाँ ऐसा करेंगे, यहाँ इसको दो फंक्शन के रूप में तोड़ लेंगे, यहाँ हम tan स्क्वायर को इस फंक्शन के रूप में तोड़ लेंगे, लिख लेंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इसके दो टर्म हो जाएंगे डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से, मतलब इसमें डिस्ट्रीब्यूशन लॉ काम करता है योग और अंतर में। तो इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू, सेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रल होता है वो होता है tan x, माइनस 1 का इंटीग्रल जो होता है वो होता है x, और प्लस में कांस्टेंट दे देंगे जिसको इंटीग्रल कांस्टेंट कहते हैं। तो ये क्वेश्चन हमने ऐसे सॉल्व कर लिया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। वहाँ भी हम ट्रिग्नोमेट्री को ही यूज करेंगे, क्योंकि डायरेक्टली तो कुछ दिख नहीं रहा है। यहाँ हम ये देख पा रहे हैं कि अगर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, इस डिनोमिनेटर को इन दोनों ही न्यूमरेटर के साथ, तो 2 बाई कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स जब सॉल्व करेंगे तो हम ये जानते हैं कि 1 बाई कॉस एक्स इज इक्वल टू होता है सेक एक्स। अब चूँकि यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर रहेगा, हालांकि हम ऐसा लिखते हैं इसको, यहाँ स्क्वायर उठा के यहाँ लिख देते हैं, और 1 पे तो स्क्वायर दे ही सकते हैं, तो हम यहाँ स्क्वायर उठा के दोनों का स्क्वायर हम यहाँ लिख सकते हैं एक्सपोनेंट लॉ से या इंडेक्स लॉ से। इसकी वजह से 1 बाई कॉस का मतलब सेक हो जाता है, और स्क्वायर यहाँ रह जाएगा तो सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। और सेक स्क्वायर एक्स अभी हमने यहाँ इंटीग्रेट किया हुआ है, 10 होता है। अब ये जब इसके साथ कनेक्ट होगा तो साइन एक्स बाई कॉस एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स। अब कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स, कॉस को दो भागों में बांट लेंगे, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, और साइन एक्स बाई कॉस एक्स को हम लिख देंगे tan x।
यहाँ 1 मान लेंगे इंटू में मल्टीप्लाई में, 1/cos का मतलब हो जाएगा sec x। तो यहाँ इसको हमने किया ही है, अभी पिछले क्वेश्चन में हमने किया है कि tan x इंटू sec x का जो इंटीग्रल होता है वो sec x होता है। तो इसलिए हम यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करके और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनों का यूज करके हम इसको इस ऐसे फंक्शन की तरफ ले जाएंगे जहाँ से आसान होता है इंटीग्रेट करना फंक्शनों को, उस फंक्शन की तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ 2/cos स्क्वायर x माइनस 3 sin x और बाई cos स्क्वायर x विद रिस्पेक्ट टू x। अब 2 लिख लेंगे और गुणा 1 यहाँ लिख देंगे, 1/cos स्क्वायर x अभी मैंने बताया क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x हो जाएगा। अब यहाँ डिस्ट्रीब्यूट भी कर लेंगे, इसका भी अलग इंटीग्रल कर लेंगे, या फिर लिख लेते हैं पहले फिर बाद में इंटीग्रल करते हैं। तो पहले इसको हमने sec स्क्वायर x के रूप में कन्वर्ट कर दिया, जो जिसका कि इंटीग्रल फाइंड आउट करना आसान है, tan x होता है, माइनस यहाँ साइन और एक cos लेकर के और उसको tan लिख लेंगे, sin x बाई cos x इक्वल टू tan x, और 1 यहाँ मल्टीप्लाई के रूप में एक तो दे ही सकते हैं, 1/cos का मतलब हो जाएगा sec x विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ प्रॉपर्टीज़ का यूज करके हम लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ 2 sec स्क्वायर x विद रिस्पेक्ट टू x माइनस इंटीग्रल ऑफ 3 tan x इंटू sec x विद रिस्पेक्ट टू x। प्रॉपर्टीज़ का यूज करके 2 को बाहर ले लेंगे और इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर x का मतलब होता है tan x माइनस प्रॉपर्टीज़ के आधार पे यहाँ भी 3 को बाहर कर लेंगे, है ना, और tan x इंटू sec x का x के सापेक्ष जो इंटीग्रल होता है वो होता है sec x, और प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट, दोनों के लिए अलग अलग ना लिख के एक ही जगह लिख लेंगे। तो यहाँ हमें प्राप्त हुआ इस फंक्शन का इंटीग्रल जो कि 2 tan x माइनस 3 sec x के बराबर है, और प्लस कांस्टेंट c दे देते हैं जो कि इंटीग्रल कांस्टेंट है। तो ये क्वेश्चन 20 तक के क्वेश्चन सॉल्व हुए। अब इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस एग्जाम्पल में भी हैं, वो भी आप देखने का प्रयास करेंगे, है ना, और बाकी 2 क्वेश्चन बच गए, 21 और 22 ऑप्शनल क्वेश्चन है, और इस तरह से वो क्वेश्चन आप टास्क के रूप में ले लिए, और 20 तक मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, और इस तरह से हमारा एक्सरसाइज नंबर 7.1 सॉल्व हो गया। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 7.2 के साथ, जिसमें आपको कॉन्सेप्ट पहले बताएंगे 7.2 का कॉन्सेप्ट क्या, फिर 7.2 सॉल्व करना सिखाएंगे। तब तक के लिए वीडियो देखते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।